नमस्कार बंधुओं, मित्रों। हम सभी अपने बच्चे जो न्यू जनरेशन है उसके प्रति कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं कि जिनको हम बुढ़ापा का सहारा मानते हैं, बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, वो सच में हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा या नहीं। सबके मन में शक रहता है, संदेह रहता है, क्योंकि लगातार ऐसी घटना घट रही है कि जो माँ बाप अपने बाल बच्चों को बड़ी प्यार से पालता है, वह जिस समय उसकी सहारा की आवश्यकता होती है उस समय वे अपने बीवी बच्चों के साथ खुद ही भाग जाते हैं या अपने माँ बाप को लात मारकर भगा जाते हैं। बंधुओं, कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। ये जो इतिहास होता है ना, वो दर्पण होता है। और दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है ना, वो दर्पण के क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर दर्पण का क्वालिटी बढ़िया है तो खराब प्रतिबिंब भी अच्छा दिखता है। आप देख करके व्यक्ति बड़ा खुश होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वाभिमान होता है, और तब उसके अंदर जब काम करने की जो ऊर्जा है ना, दुगुनी तिगुनी बढ़ जाती है। बंधुओं, आज स्कूल कॉलेज में जो इतिहास पढ़ाई जाती है, क्या वह सही में इतिहास है? कभी आप लोगों ने विचार करके देखा? बंधुओं, इस सदी के महान इतिहासकार श्री प्रभात रंजन उर्फ श्री से आनंद मूर्ति जी ने गहन अध्ययन करके, अन्वेषण करके यह सिद्ध कर दिया है, बताया कि यह इतिहास नहीं है बल्कि यह है इति कथा। आज जिस इतिहास को, सोकल इतिहास को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है तो उस पर रहता क्या है? अमुक राजा ने इतने ईस्वी में जन्म लिया, इतने दिनों तक शासन किया, इतने राज्य को अपने में मिलाया, इतना युद्ध किया, इसके बाद मृत्यु हो गई। बस इतना ही तो रहता है, केवल आंकड़ों का संग्रह है। बंधुओं, वह राजा अपने जीवन काल में क्या क्या ऐसा काम किया, कैसे काम किया, जिससे कि समाज को आगे बढ़ने में सहायता मिला, इसका नहीं रहता है विश्लेषण। अब इति कथा पढ़ करके हमारा जो जनरेशन है वो कौन सा चरित्र का निर्माण करेगा, कौन सा जो है सो अर्थोपार्जन की विधि विधान सीखेगा, उसके जीवन में जो टेंशन है वो टेंशन को दूर करने का क्या उपाय सीखेगा, उसका चिंतन का जो नई धारा है उसको क्या पता है कि लक्ष्य क्या है हमारा। दरअसल बात यह है कि भारत का इतिहास जो है ना, पठान युग से लिखना प्रारंभ हुआ, मध्यकाल और अंग्रेजों के ज़माने तक बहुत स्पीड में लिखा गया। लेकिन भारत का जो मूल चीज है वो तो प्राचीन इतिहास में है। प्राचीन इतिहास के आधार पर हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। कब था? पठान युग से पहले था। तो जो प्राचीन इतिहास है वो तो है ही नहीं समाज के सामने। तो बाहर से आए हुए आक्रांता लोग लिखे तो अपने हिसाब से लिखे, अपनी पढ़ाई। हमारे भारत का जो मूल इतिहास है उसको तो दबा दिया उसने, क्योंकि वो आया था भारत को लूटने के लिए, भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए। तो अगर सही चीज को इतिहास के माध्यम से रख देते तो भारत गुलाम नहीं रहता।
और बंधुओं, आज आज़ादी के बाद भी उन्हीं पठानों, उन्हीं मुगलों, उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम इतिहास कहते हैं, मगर इतिहास नहीं, इति कथा है। इतिहास तब होता जब उसमें ये लिखा रहता कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, कब तक रहा और किस कारण से उसका पतन हुआ। तब जाके जो न्यू जनरेशन है वो उससे सीखता और नए युग में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से उसको फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। राम राज की बात करते हैं, मगर उस राम राज का जो इतिहास हम अपने स्कूल कॉलेज में चलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा है ही नहीं। तो भारत सरकार कहता है कि चूंकि भारतीयों को इतिहास लेखन में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इतिहास नहीं लिखा गया। इसलिए भारत का इतिहास वो जो भूतकाल के गर्भ में छिपा हुआ है, अब समय आया है कि उसका अन्वेषण किया जाए। तो अन्वेषण कैसे किया जाए? तो श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि भारत की गांव, कस्बे, राज्य, सिटी, नगर जो नाम है, उस नाम के पीछे कुछ न कुछ इतिहास है। तो सारे नामों का इतिहास अगर खंगाल दिया जाए तो भारत का सच्चा इतिहास सामने आ जाए और उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए। इति कथा से आंकड़ा संग्रह जरूर किया जा सकता है, लेकिन उस आंकड़ा से बच्चों में जो है ना, नया कुछ करने का रास्ता नहीं मिलता है। रास्ता मिलेगा उससे कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बना और कहां पर जाकर उसकी स्पीड रुक गई, इसकी जानकारी जब मिलेगी तब वहां से जो नई पीढ़ी है वो अपना काम स्टार्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हम जिस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम है पलामू। भूतकाल में पलामू एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ के महान प्रतापी राजा थे मेदिनी राय। अब पलामू जो नाम है, इसके पीछे पलाश, लाह, महुआ। अब इस राज्य का पलाश, लाह, महुआ, ये तीन वनस्पति में इतनी क्षमता थी, किसी के बल पर ये जो पलामू था सोने का चिड़िया था। यहाँ के लोग खुशहाल थे, कोई गरीब नहीं था। और यहाँ का राजा मेदिनी राय इतना प्रतापी थे, इतना प्रजावात्सल्य थे, इतना देवतुल थे कि उस समय का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था कि जिस घर में दूध दही होता था वो घर जो है वह परिवार गरीब नहीं है। वेश बदल के पूरे राज्य में अपने घूमते थे और जिस घर में सुबह सुबह दूध का मथान नहीं बजता था उस घर में पहुंचा देते। छठ के पारण के बिहाने अपनी प्रजा को दर्शन देते थे और सबकी बात को सुनते थे और उसके आधार पर अगला साल का बजट बनता था, नीति निर्धारण होता था। इस तरह के राजा का जीवनी झारखंड के पलामू के स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि महाराजा मेदिनी राय अपने इतिहास लिखवाने में उदासीन थे। मुसलमान आया, मुगल आया तो उसको खत्म कर दिया। आजादी के बाद भी उसी पैटर्न पर चल रहा है। इसलिए जिस पलाश, लाह, महुआ के बदौलत पलामू जिला जो है स्वावलंबी था उसको नष्ट कर दिया गया। यहाँ का जो मूल उत्पादन है आपका मड़ुआ, मकई, ज्वार, बाजरा, ये सब खत्म कर दिया गया। कोदो कुल्ली सब खत्म, गेहूं और चावल के पीछे भगा दिया सारे के सारे गरीब व्यक्ति को। एक एग्जाम्पल। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। अब देखिए
यहाँ पे जो पलामू का मुख्यालय है डाल्टनगंज, 1984-85 में श्री प्रभात रंजन सरकार आए, कहा करे जिस शहर में तुम हो कार्यक्रम हो रहा है, इसका डाल्टनगंज नाम कैसे पड़ा मालूम है? किसी को मालूम है? उन्होंने कहा कि डाल्टन जंग नाम का कमिश्नर था। एक्चुअली इस शहर को बसाया मेदिनी राय ने, लेकिन डाल्टन जंग यहाँ पर आ करके अब मेदिनी राय का सारा नामो निशान मिटा करके और अपना नाम यहाँ पर जुड़वा दिया। आइए सब जगह लेखबद्ध करवा दिया कि इस शहर को बसाने वाला है डाल्टन जंग। मगर डाल्टन जंग तो एक नंबर क्रिमिनल था। पलामू के सभ्यता संस्कृति को, यहाँ के पहचान को, यहाँ का जो अर्थव्यवस्था उसको नष्ट किया ताकि लंबे समय तक गुलाम रखा जा सके। तो बंधु इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अगर युवा पीढ़ी को बचाना है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों में सहायता करने वाला इतिहास बनाना पड़ेगा। धर्म का मतलब भारत जो है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में स्ट्रॉन्ग था, यहां पर संतुलन बना हुआ था, इसलिए विश्व गुरु कहलाता था। धर्म का मतलब वो कौन सा रास्ता है जिस पर चल करके परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, और उस पर चलने का क्या तरीका, क्या विधि विधान है। धर्म, इसकी जानकारी भारतीयों में थी। अर्थ का मतलब ये भौतिक संपदा का सदुपयोग कैसे किया जाए ताकि हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करें कि ये जो पर्यावरण संतुलन भी बना हुआ रहे, ये जो ग्रीन हाउस है ये भी बना हुआ रहे, इस क्षेत्र में रहने वाले सारे जीव जंतु सुखी रहे और हम भी सुखी रहे, उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं। ये है अर्थशास्त्र। काम का मतलब जो हमारे मनुष्य के अंदर जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कैसे सही दिशा में चलावें, सही डायरेक्शन में ले जाए ताकि उसके अंदर जो छिपी हुई अपार एनर्जी, ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करके अपना और अपने समाज को परम लक्ष्य तक पहुंचा सके। और लास्ट है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही तो मूल लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब परम शांति, परम आनंद, जहां से मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष है। मनुष्य भटकता रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं इसको समझने का भी रास्ता भारत में था, इसलिए तो भारत विश्व गुरु था। और उस पहचान को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत ही चालाकी से, बहुत चतुराई से मिटा दिया। पठान से लेकर से मुगल, और मुगल से आगे अंग्रेजों ने तो बिल्कुल ही मिट कर दिया। और जाते जाते अंग्रेजियत को इस कदर से भारत में छोड़कर गया, उस अंग्रेजियत को आज भी ढो रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो काले रंग वाले अंग्रेज हैं ना, वो यहाँ के लोगों को दिमक की तरह चाट रहे हैं। तो बंधुओं, इससे बाहर निकलना है तो सही इतिहास न्यू जनरेशन को पढ़ाना पड़ेगा। और श्री प्रभात रंजन सरकार नया इतिहास को लिख कर गए हैं जो कई खंडों में उपलब्ध है, और मैं विभिन्न एपिसोड के माध्यम से उसको रख रहा हूं आप लोगों के सामने। बस आप लोग क्या करें कि खुद भी मेरा वीडियो को सुने ध्यान से। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं सवालों का जवाब दूंगा।